क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? पत्रकार मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर की खराब सड़कों पर छपी एक रिपोर्ट से मुकेश का नाम जुड़ता है और रिपोर्ट छपने के 10 दिन के अंदर उनकी हत्या हो जाती है। भ्रष्टाचार से लेकर तस्करी और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले मुकेश की बॉडी लोकल ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से मिली। मुकेश के साथ क्या हुआ होगा? बस्तर और आसपास की रिपोर्टिंग करने में क्या खतरे और चुनौतियां आती हैं? ऐसे ही सवालों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के 3 पत्रकार जो लंबे समय से बस्तर सहित आसपास के इलाकों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुकेश चंद्राकर के करीबी भी रहे हैं। बस्तर जो है एक युद्ध क्षेत्र है। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो बोलते हैं कि ये पत्रकारिता छोड़ दो, कहीं ठेला वेला लगा लेते हैं। 1 महीने हो गए, घर नहीं जा पाया। छोड़ दे बेटा, ये सब कोई काम का नहीं है। देख रहे हो कैसे हो रहा है। सवालों की शुरुआत मुकेश चंद्राकर से ही करते हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा? उनकी रिपोर्टिंग कैसी रहती थी और हत्या से पहले उन्होंने आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था क्या? देखिए, हत्या से पहले की अगर बात करें तो जिस दिन 1 जनवरी को उसकी हत्या हुई है, रात को 9 बजे से मुकेश का जो लोकेशन है वो आउट हो गया था। 1 बजे 1 तारीख को ही तकरीबन 1:39 को मेरे से लगभग 1 मिनट 35-40 सेकंड मेरे से बात हुई थी। उस दिन मुकेश का फोन आया था और मुकेश ने मुझसे कहा था कि दादा, अब हम लोग काफी दिन से मिले नहीं हैं और 31 भी चला गया। 31 में मैं बाहर था, तो 1 जनवरी है, आकर सब मिलकर न्यू ईयर का पार्टी करते हैं। तो उसके बाद ये मेरी लास्ट बात था, उसी दिन 1 तारीख का ही लास्ट बात था। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग के लिए साइड में चला गया था। उनके साथ क्या हुआ होगा अगर चेतन जी आपको बताना हो पूरा, ये जो हत्या के पहले और बाद की, क्या उनके साथ क्या कुछ हुआ? और मैं यहाँ अकेला ही था, मतलब जो हमारी टीम थी 4-5 लोगों की, उसमें से दादा दोनों तो बाहर थे। मैं मुकेश के भाई युकेश उनके साथ लगातार संपर्क में था, सुबह से लेकर रात उन्हीं के साथ में था। जैसे ही हमको पता चला मिसिंग का, पहले हम लोगों ने जैसे कॉल नहीं लग रहा था तो पहले मिसिंग के लिए पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। हमने बताया कि हमारा छोटा भाई मोबाइल बंद है कल रात से, 1 तारीख की रात से। दूसरे दिन हम लोगों ने किया मुकेश का लास्ट लोकेशन, हम लोगों ने मुकेश के ही ऑफिस में बैठ के युकेश, मैं और साथियों ने उसके गूगल के जरिए उसका लास्ट लोकेशन निकाला। तो लास्ट लोकेशन जब निकाला तो उसका लास्ट लोकेशन हमें सुरेश चंद्राकर का जहाँ बाड़ा है जो ठेकेदार, लोकल उसके ठेकेदार यहाँ हैं पे सुरेश। लास्ट लोकेशन दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को बताया कि मुकेश का लास्ट लोकेशन सुरेश चंद्राकर के बाड़े में दिखा रहा है। तो हम सभी ने वहां पर खोजबीन जारी की। वहां कई जगह पे आग जला हुआ था। आग के राख में भी हम लोगों ने टटोल कर देखा कि कुछ तो हमें साक्ष्य मिल जाए। उसके बाद कमरों की हमने तलाशी ली, आसपास घूमने लगे। जो आप पार्टी लोग के अकेले थे या प्लेट्स, पुलिस भी साथ में थी? आप नहीं लोग नहीं, हम लोग अकेले थे। जी पत्रकार से हम पुलिस लोग उस समय अकेले साथ थे, में नहीं थी। हाँ जी अकेले थे। जी फिर वहां पर जो टैंक था उसके ऊपर नई तरीके से प्लास्टर की गई थी और राइट साइड में भी प्लास्टर और कंक्रीट से आरसीसी किया गया था। तो हम गणेश भैया और मैं चर्चा कर रहे थे, यार यहाँ तो ये नया क्यों किया है। कहीं ना कहीं हमको शक जा रहा था कि किस तरीके से एक टैंक में एक ढक्कन होता है मगर वहां ढक्कन को भी पैक कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमको शक लगा। फिर वहां से हम सभी लोग ऑफिस में आए, बैठे, डिसाइड किए, साथी पत्रकारों को भी बुलाया, हमारे प्रेस क्लब के जितने साथी है सभी लोगों को बुलाया। फिर डिसाइड किए कि हमें वहां शक लग रहा है, एक बार खोद के देखना चाहिए। हम तो नहीं चाह रहे थे वहां से कुछ मिले, मगर एक शंका थी मन में कि खोद के देख ले तो हम श्योर हो जाए। तो जी फिर हमने सभी ने पुलिस से बात करी और पुलिस से बात करके फिर हम सभी पहले वहां पहुंचे। फिर तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे। फिर गाड़ी से खुदाई चालू की। उसके बाद वहां पर मुकेश हमारे भाई का बॉडी मिला। जी। और वो जो पहले की उनकी रिपोर्टिंग थी जिससे इनकी हत्या की कड़ी जोड़ी आ रही है, वो रिपोर्टिंग किस चीज के बारे में थी? और वो ठेकेदार और फिर मुकेश, ये तीनों का की कड़ी कैसे जुड़ रही है? जी देखिए, 25 से 24 तारीख के जो दिसंबर है उस समय की ये बात है। रायपुर से जो मुकेश के एनडीटीवी के पत्रकार हैं नीलेश त्रिपाठी, वे जी जी बीजापुर आए हुए थे। जी और ये गंगालूर के इलाके में मुतवेंडी और कावड़ गांव पड़ता है, सघन इलाका, नक्सली इलाका पड़ता है। वहां पर कुछ रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे। और जो सुरेश चंद्राकर हैं, जो ठेकेदार, जिनकी सड़क वहां पर उसी से लगी हुई जो हाईवे सड़क है, गंगालूर से नेलसनार को जोड़ती है, जी जी उसी सड़क से गुजर रहे थे ये।
तो कहीं ना इनके मन में आया कि यार ये इतनी खराब सड़क इतने जल्दी अभी इसका काम चल रहा अभी से उखड़ने लग गई। तो शायद नीलेश ने इस रिपोर्ट को बनाया था कि 32 गड्ढों वाली सड़क और इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। 50 करोड़ का टेंडर था उसका जो 120 करोड़ कैसे हो गया। वो उस तो वहीं रिपोर्ट पे में इनपुट इन्हीं का था ना, मुकेश जी का इनपुट था। हाँ, तो उन पे मतलब नीलेश का भी था। नीलेश क्योंकि उस रोड पे चल ही रहे थे तो उसको भी दिख रहा था कि रोड किस तरीके से उखड़ा हुआ है। खबर बनाना चाहिए। न्याय की बात है तो खबर तो बनता है। अगर ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम कोई ठेकेदार दे रहा है तो खबर लगा उनके मन में तो उन्होंने खबर बनाया और 25 को उन्होंने प्रसारित करी एनडीटीवी में। उसके बाद जो प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री अरुण साह उन्होंने उस रोड पे जांच टीम गठित करी। और जी। फिर दूसरे संभाग से जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको लेकर एक जांच टीम बनाई। तो उसके बाद से कंटिन्यू मुकेश के पास सुरेश चंद्राकर जी का फोन आने लगा, यार क्या कर रहे हैं ऐसे वैसे। मुकेश उनसे मिलने भी गया था 28 को, क्या बात हुई वो तो पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तार पूरा वहीं से जुड़ा और जिस तरीके से रिपोर्ट भी आई है तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों का भ्रष्टाचार है उसी को लेकर सुरेश नाराज था और इसी कारण से उन्होंने हमारे भाई की हत्या की है। क्या जो मुकेश चंद्राकर की हत्या है, उसने बस्तर के स्थानीय पत्रकारों के अंदर कोई डर पैदा कर दिया है क्या? देखिए, निस्संदेह ये जो घटना है, आमतौर पर हम पहले भी दो साथी खो चुके हैं। साई रेड्डी जी की बात करें जो बीजापुर से बिलोंग करते थे, और निमी चंद जी है जो तोंगपाल से, सुकमा के वहां से बिलोंग करते थे। सिलसिलेवार दो हत्या होती है, दोनों की हत्या नक्सलियों के मार्फत की जाती है। इसके बाद हमें एक खौफ तो पैदा हुआ था, क्योंकि उस समय जैसे नक्सल को लेकर जो अभियान पुलिस का चलता है, जब हम अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग्स पे जाते हैं तो हमें खतरा दोनों तरफ से रहता है। हमारी रिपोर्टिंग न सिर्फ प्रशासन और पुलिस प्रशासन को चुभती है, बल्कि नक्सलियों को भी चुभती है। और इसी का नतीजा रहा कि साई रेड्डी की हत्या हुई, और साई रेड्डी की हत्या तो भी भरे बाजार में जघन्य कर दी गई। और बड़े प्लांटेड तरीके से नक्सलियों ने नेमीचंद को मारा था। हम दो साथियों को हमने खोया था। उसके बाद मुकेश की हत्या एक तरह से एक बड़ा क्राइम जैसा हो गया, मतलब एक शहरी क्राइम जैसा होता है। और मुकेश की हत्या ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम अब भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को दिखाएंगे तो क्या हमें वास्तव में हमें मार के सेप्टिक टैंक में और दफना आप लोग दिया के लिए जाएगा? जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके लिए रिस्क और भी बड़ा है, क्योंकि नहीं, आपके अब तक मैं वही जा रहा हूँ। अब तक तो क्या पुलिस और नक्सलियों के बीच हम पिस रहे थे ना। अब ये तीसरी चीज की एंट्री हो गई हमारे बीच में, एक जी सोशल क्राइम जिसे कहा जाता है पूरा। स्थानीय पत्रकारों के लिए जो ड्यूटी जो टफ है वो तो शायद मेरे लगता है पूरे देश में है, लेकिन क्या बस्तर में वो खास तरीके से आप लोग को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये इस समय बस्तर जो है एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और हमारा प्रयास ये रहता है कि अंदरूनी इलाके के वो लोग जो विकास से दूर है, विकास से पिछड़े हैं, जहां तक शासन की सुविधाएं नहीं पहुंच रही, उनके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं ताकि वो समस्याएं समाधान के रूप में तब्दील होकर वापस लोगों तक पहुंचे। इस रिपोर्टिंग के दौरान हमें नक्सलियों का खतरा रहता है। जगह जगह आज के समय वर्तमान में हजारों की संख्या में आईडी लगे हुए हैं बस्तर में, हाँ बीजापुर के इलाकों में, माड़ के इलाकों में। और आपको जब उनके लिए हम इलाके लड़ाई में लड़नी जाते हैं तो हाँ, हमको उन सबको पार कर, यानी कि मौत का सामना करके वहां पहुंचना पड़ता है। बाइक से हम जाते हैं, कहीं कहीं तो करीब करीब 25-25, 50-50 किलोमीटर पैदल सफर करते हैं हम। पहाड़ियों को पार करते हैं, नदियों को पार करते हैं, तब जाकर एक गांव आता है जहां पर 50 लोग रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, नदी का पानी पीते हैं, नाले का पानी पीते हैं। ऐसी खबरें करने के लिए हमको मौत से जूझना पड़ता है। कभी नक्सलियों का डर, अगर वहां से सकुशल पूरी स्टोरी करके आ भी गए, हमने आकर खबर प्रशासित भी कर दिया, तो पुलिस और सरकार सोचती है नक्सलियों से मिले, बिना नक्सलियों से मिले अंदर घुसे कैसे। जी ये चुनौतियां हैं हमारे लिए, हम दोनों तरफ से यहाँ पर पिस रहे हैं। कभी नक्सलियों के निशाने पर होते हैं तो कभी पुलिस के निशाने पर होते हैं। आज भी आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की जो सूचियां होगी पत्रकारों की, उसमें बस्तर के पत्रकारों के नाम सबसे ज्यादा ऊपर में है। उनको ये लगता है कि नक्सलियों से मिले, और अगर जब कोई एनकाउंटर होता है, ऐसा कुछ घटना होता है, तो नक्सलियों को ये लगता है कि पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी है। तो आखिर जी बस्तर का पत्रकार जाए कहाँ? शहरी इलाकों में पत्रकारों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जी जी लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चुनौतियां तो हमारे लिए, जितनी चुनौतियां यहाँ है, मुझे नहीं लगता कि और होंगी ऐसी चुनौतियां। पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन जो मतलब शारीरिक सुरक्षा के अलावा और कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं जो स्थानीय पत्रकार फेस करते हैं, और जिसको आपको लगता है कि प्रशासन और जो मीडिया हाउस जिससे आप जिनका आपसे संबंध है, जिससे आप कांटेक्ट में हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए,
मतलब शारीरिक सुरक्षा के अलावा और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो प्रशासन भी और जो मीडिया हाउस है, आपको लगता है कि उनको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, फिजिकल सुरक्षा का तो मसला है, ये नो डाउट फिजिकल सुरक्षा का मसला है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो होता है फाइनेंशियल। आपको मैं बता दूं कि यहाँ जितने बस्तर में पत्रकार काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं से ना उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर बहुत बड़ी चीज होती है। हमें सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर के, न्यूज डिस्ट्रीब्यूटर के या कलेक्टर के, न्यूज कलेक्टर के रूप में हमें यूज किया जाता है, पहली बात। इसको हम दूसरी बात स्ट्रिंगर की, बोलते हैं। हाँ स्ट्रिंगर, दूसरी बात अंशकालीन संवाददाता जिसको बोला जाता है। दूसरी बात ये कि हमें पैकेज के तौर पे क्या मिलता है, ना के बराबर कुछ मिलता है। 15 से 20 हजार रुपए कमानी हमारी चुनौती होती है, सबसे बड़ी बात। आप जाएंगे ध्यान में तो आज लगभग पत्रकारों का घरों की स्थिति देखिए, सब यहाँ जितने मतलब जितने टफ एरिया में काम कर रहे हैं उनके घर किराए में चल रहे हैं। घर के जो पुरानी कुछ अगर खेती बाड़ी है तो किसी भरोसे से चल रहा है। प्रेस से हमें किसी तरह की कोई सुरक्षा निधि या फिर हमारी इंश्योरेंस छोड़ दीजिए, हमारी सैलरी तक भी ढंग से नहीं बनती है। अगर आप बताना चाहें तो महीना एक आम पत्रकार का कितना बन जाता है? प्रेस की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल 10 हजार भी नहीं बनता है। मीडिया संस्थान वो अखबार का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक का हो, वो अपने संवाददाता को एक निश्चित एक मानदेय फिक्स कर निश्चित करता है वो, कि आपको ये अमाउंट दिया जाएगा, वो आपको वेतन के जरिए दिए जाए या ऑफिस के खर्चे के कुछ भी इस तरह से देते हैं। परंतु बस्तर के पत्रकार ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे जीवट हैं जो सिर्फ सामाजिक सरोकारिता के लिए काम करते हैं। इनको संस्थान की ओर से ना 1 रुपए पैसे दिए जाते हैं, ना वेतन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का मानदेय दिया जाता है। पर स्टोरी तो विज्ञापन के मिलता होगा नाम ना आप पर लोग को? नहीं नहीं नहीं, हम उदाहरण है ना आपके सामने। 22 साल से काम कर रहे हैं हम, 22 साल से आप काम कर रहे हैं। अगर किसी संस्थान ने हमको 1 रुपए भी दिया हो तो बता दीजिए। देखिए, अगर हम आज इस फील्ड को छोड़ देंगे ना, जी, हम आज इस फील्ड को छोड़ देंगे ना, बस्तर ना देश के नक्शे से आधा गायब हो जाएगा। आप लोगों के जो इनपुट पे स्टोरीज लिखते हैं, जो दिल्ली या रायपुर के जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर, बड़े रिपोर्टर हैं, क्या आपको लगता है कि स्टोरी में एनफ क्रेडिबिलिटी मिल जाता है आप लोगों को? मैं यहीं से इस चीज को बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, बस्तर का पत्रकार किस तरह यूज होता है, और उसका एक उदाहरण है मुकेश चंद्राकर। जिस स्टोरी की वजह से मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, उस स्टोरी से मुकेश चंद्राकर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। ना ही मुकेश चंद्राकर ने, हाँ, ना तो मुकेश चंद्राकर ने उस स्टोरी को की थी और ना ही उस स्टोरी के लिए वो गया हुआ था। उसका जो मीडिया संस्थान है, उसने आदमी भेजा था, उसने खबर बनाया, उसने खबर चलाया। दोनों एक ही संस्थान से है। लोकल ठेकेदार जिसने हत्या की है, उसका यही कहना था कि तुम्हारा संस्थान है, तुम्हारा रिपोर्टर है, तुम लेकर आए हो और तुमने करवाया है। ये गाइड, ये होता है बस्तर के पत्रकार के। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए एक पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार किया गया था बघेल जी की सरकार में, और जो कुछ हद तक बस्तर जैसे इलाकों के पत्रकारों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो वो कानून आज कारगर है क्या? शायद 2023 में आई थिंक बनाया गया था ये। तो वो कारगर है? जमीन पर कुछ दिखता है ये पत्रकार सुरक्षा कानून? वो कानून बनते बनते सरकार बदल गई है, कानून का अभी तक तो कहीं धरातल पे नजर आ नहीं रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने ही पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की बात कही थी, और उसी ने कई पत्रकारों को जेल भेज दिया। अब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार है, ये भी कुछ नहीं कर पा रही, पत्रकारों की हत्याएं हो रही, तो किस सरकार पे विश्वास करे बस्तर का नहीं, पत्रकार? एक मिनट आपको बता रहा हूँ। जिस भूपेश बघेल सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी, उसी सरकार के उसी विधायक के उसी कांग्रेस ने बीजापुर के 4 पत्रकारों का बहिष्कार किया था, क्योंकि समाचार जिसमें से एक जो की हत्या हो गई। एक की हत्या हो गई, दूसरा मैं हूँ, तीसरा चेतन एक और बंदा है। अच्छा, एक ये पूछना था कि मुकेश चंद्राकर जैसे जो आजकल के लोकल पत्रकार हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, वो अब यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता करने का ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं? बस्तर में भी मेरे को लगता है कई सारे जो स्थानीय यूट्यूब चैनल खुल गए हैं। तो क्या ये स्विच क्यों कर रहे हैं, मतलब जो यूट्यूब पे अपना चैनल बना के पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, बस्तर की जो समस्या है, अगर आप रियल जर्नलिज्म करते हैं, आप अगर फील्ड पे रिपोर्टिंग करते, तो उसकी खबरों के लिए कोई भी चैनल या कोई भी अखबार अधिकतम, अगर मैं चैनल की बात करूं तो 1.5 से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट अधिकतम समय दे पाएगा। लेकिन अब जरा सोचिए, जिन आदिवासियों की हम बात करते हैं, वो आदिवासी हमें पत्रकारों को ही भगवान मानते। ये बस्तर की कड़वी सच्चाई है। उनके पास पत्रकारों के अलावा कोई हथियार नहीं, अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं है। और यही वजह है, जब खबरें हमारी संस्था में कटती है तो हमें भी बुरा लगता है कि हम जितनी मेहनत करके आते हैं, हमारा जो स्ट्रगल होता है,
आपको हमारी रिपोर्ट की एवज में अगर हमको संस्था 300 रुपए भी देती है तो उसे 3,000 रुपए हम खर्च करके आते हैं, और उल्टा काफी सारी शारीरिक थकान झेल के आते हैं, मानसिक थकान झेल के आते हैं। बावजूद वो खबरें जब कट जाती है, उस पर कैची चल जाती है, तो हमें तो बुरा लगता है, लेकिन उनकी अपेक्षा भी बढ़ जाती है। ऐसे में जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूब है, ये एक बड़ा विकल्प के रूप में बना है। जो बस्तर के अंदरूनी इलाके में जो कहानियां, जिन्हें जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाना नहीं चाहती है, सरकार के एडवर्टाइजमेंट के आगे दबी रहती है, कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम स्वतंत्र रूप से काम तो कर पा रहे हैं, और यही रीजन है। एक और आप लोगों के बीच जो लिंक है वो है 2021 में, जब नक्सली हमला हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने अगवा किया था। और फिर आप रिहाई में आप लोगों की गणेश जी, चेतन जी, रंजन जी, युकेश जी, मुकेश जी और एक और के शंकर, आई थिंक, ये इन सब की शंकर। बड़ी भूमिका थी। मानी गई कि आप लोगों ने उनके रिहाई के लिए बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका जो है वो अदा की है। तो पूरा वाकया क्या था? अगर शायद गणेश जी आपने ही पहले आपको अप्रोच किया गया था शायद, तो अगर आप शुरू से बता पाए वो पूरा वाकया क्या था, वो कैसे हुआ, और जी मुकेश देखिए, जी, 3 अप्रैल 2021 की बात है। सुबह सुबह एक एनकाउंटर होता है उस इलाके में, और उसमें 22 जवान शहीद हो जाते हैं। जी और दूसरे दिन जब हम लोग सारे लोग, जिसमें मुकेश, मैं, चेतन, रंजन और सुकमा वगैरह पूरी टीम आती है, सब लोग हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाते हैं। वहां से हमने नॉर्मली जो एनकाउंटर होती है उसका ग्राउंड रिपोर्ट करके लौट आते हैं। लौट आने के बाद हम पूरी खबर हमने फाइल कर दिया, सब चीज हो गया। उसके बाद तकरीबन रात को 11 बजे के आसपास, उस समय सीआरपीएफ के डीआईजी थे बीजापुर के, कोमल सिंह, उनका कॉल आता है मेरे पास। उनका कहना है कि गणेश जी यार, ऐसा ऐसा है, एक जवान मिसिंग है। बोला मिसिंग है तो बोले हमको डाउट है कि नक्सलियों के कब्जे में नहीं है। तो मैं बोला सर एक बार मैं पता करवा लेता हूँ अपने सोर्स से। तो उसके बाद दूसरे दिन क्या है, जवानों जो शहीद जवान थे सबको उनके उनके गृहग्राम ले जाते हैं। वहाँ मेरे गांव से भी एक जवान शहीद हुआ था, तो मैं उसके अंतिम संस्कार में, अंतिम सलामी में गया हुआ था। अंतिम सलामी के बाद वापस लौट के मैं घर पे बैठा हुआ था, उसी समय एक फोन आता है नक्सलियों की ओर से। तो कहना होता है कि जो जवान मिसिंग है वो हमारे पास है, सुरक्षित है, थोड़ा घायल था, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो अब ठीक है, बेहतर है, पहले से ठीक है। तो मैंने पूछा तो अब क्या है, आप लोगों का कुछ है? तो बोले हम आपको, अब बस आप ये खबर आप चला दीजिए और इस खबर को गवर्नमेंट तक पहुंचा दीजिए कि जवान सुरक्षित है करके। तो मैंने खबर ब्रेक किया। खबर ब्रेक करने के बाद पूरी खबर देश में आग की तरह फैल गई कि जवान नक्सलियों के चंगुल में है। खबरें चलने लगी थी। शाम तक दूसरा एक प्रेस नोट और भेजा उन्होंने। प्रेस नोट भेज कर बताया कि पहले तो मौखिक बताया था, बाद में प्रेस नोट के माध्यम से बताया। बाद में उन्होंने फोन किया, फिर बताया कि गणेश जी आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, और आप अपने जो आपके पास जिन पर आपको विश्वास है, आपके जो पत्रकारों की टीम है, उनका एक टीम बना लीजिए और सरकार से बात कीजिए कि एक डेलीगेशन टीम बनाए, और हम इसको रिहा करेंगे, पर मीडिया के सामने रिहा करेंगे, डेलीगेशन की टीम हो और आप लोग साथ में हो, तभी हम रिहा करेंगे। ये उनका शर्त था। तो मैंने उस समय अभी भी वर्तमान में जो आईजी हैं पी सुंदरराज जी, और एसपी यहाँ पर कमलोचन कश्यप थे, उनसे बात की। उनको बताया सर ऐसी ऐसी बात है, जवान उनके पास है और रिहा करना चाहते हैं, पर डेलीगेशन टीम चाहिए। तो मैं बोला, वो बोले, पूछे कि डेलीगेशन में कौन रहेंगे? तो मैं बोला मैं तो पूछा नहीं। तो उसके बाद दोबारा मेरे पास दूसरे दिन फिर कौन आता है कि मैं पूछा कि भाई डेलीगेशन टीम तो बन जाएगा, पर उसमें आप कैसे लोग चाह रहे हैं, भाई आप लोग की अपेक्षाएं क्या है? तो बोला कि आप जो सामाजिक कार्यकर्ता हो ऐसा। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने एक दो नाम सुझाया उनके, जिसमें से एक जगदलपुर में रहते हैं, अपना बस्तर के गांधी कहते हैं उनको, ताऊ जी। उनका था एक सर्ववादी समाज के पदाधिकारी थे, उनके नाम इंक्लूड हुए। फिर उन्होंने फिर अचानक शाम को 6 बजे फोन किया, बोले कि कल सवेरे आपको पहुंचना है। बोले कहाँ पहुंचना है? बोले हमारा आदमी आपको बता देगा। तो इतने जल्दी मुझको टीम को भी बुलाना था, हमारे जी पास टाइम था रात को 8-9 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक का। फिर मैंने आज इस बात की, आज ही बोला, आज ही साहब मना कर देता, जल्दी मैं कर नहीं सकता। मैं बोला सर आप चौपर चलाइए, हेलीकॉप्टर चलाइए, मैं नहीं जानता। मेरे को 4 आदमी मेरे को तर्रे में चाहिए, क्योंकि तर्रे में थाना क्षेत्र आता है। वो 4 आदमी मेरे को सवेरे 5 बजे तर्रे में चाहिए। और पुलिस ने भी काफी मदद की उसमें, बहुत एक्टिव है वो, बहुत हेल्प किया उन्होंने। मैं सुबह जब पहुंचा वहां पर 6 बजे, तो वो 3 आदमी जो जिनका मैं नाम दिया था, ये आदमी मुझको चाहिए इस डेलीगेशन टीम में, तो 3 आदमी बिल्कुल चाय नाश्ता करके बिल्कुल तैयार बैठे थे, मेरा वेट कर रहे थे।
फिर उनको लेके हम निकले यहाँ से। मुकेश इस पूरे जो निगोशिएशन था ना पूरा, इसमें इस पूरे उसमें मुकेश मेरे साथ पूरा बराबर हर साथ में था। जब भी मेरे फोन पे बात होता है, वो सब हर चीज मेरे साथ में था। जब मुझे लगता था कि इसमें कुछ करना है तो मुकेश से पूछ लेता था मैं, कुछ ऐसा लगता तो मुकेश मेरे से पूछ लेता था। रंजन, चेतन और के शंकर तो वहां था, तो उससे हम फोन पे ही बात चल रहा था हमारा। राजा राठौर, एक राजा राठौर है, वो भी हमारी टीम में था, वो नहीं आ पाया था तो वो फोन पे ही था वो। तो उसके बाद हम जैसे तैसे सुबह लगभग 6 बजे हम वहां से निकले, तर्रेम थाने से पूरी टीम के साथ हम निकल गए। और तकरीबन वहां हम पहुंच गए थे, 10 बजे पहुंच गए थे, जहां जन अदालत लगनी थी उस जी। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर मनहास को लेकर। 10 बजे पहुंच गए थे, तो वहां पहले से नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद थे और लगभग 2-3 हजार की संख्या में ग्रामीण थे वहां पर। वहां पहुंचे तो पहले तो हमारे लिए चाय वगैरह का व्यवस्था हुआ। हमारे खाने भोजन का व्यवस्था पूरा नक्सलियों ने किया था उस दिन वहां पे, उन्हीं के उसमें हमने भोजन वगैरह किया। तो तकरीबन 2 बजे के आसपास जवान को, पीछे हाथ बंधा हुआ था जवान का, उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने लाया। पब्लिक के सामने लाने के बाद पहले जवान के बारे में पब्लिक को, उनके उनके जो लीडर थी, महिला लीडर थी नक्सली, उसने पूरी कहानी बताई। कहानी बताने के बाद उसको, जवान को रिहा रिहा नहीं किया गया उस समय, मतलब हाथों में जो रस्सी बांधी गई थी उसे खोल दिया गया। जी। खोलने के बाद जन अदालत में एक तो क्या होता है नक्सलियों का, जब भी किसी का जन अदालत लगाया जाता है तो पब्लिक से जो नक्सली कमांडर होते हैं वो ये पूछते हैं कि पहले इसके बारे में बताया जाता है कि भाई ये राकेश्वर मनहास है, यहाँ एनकाउंटर हुआ था और वहां से हमने इसे पकड़ा है और इसके ऊपर ये आरोप है और इसने इन बातों को स्वीकारा है, इन बातों को नहीं। तो वहां बोलते हैं कि भैया इसको मारने के लिए कितने लोग तैयार हैं, इसके इसकी हत्या करना है तो कितने लोग आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि कितने लोग हामी भर रहे हैं इसको मारना है। तो जब हत्या वाली बात आई तो लगभग हमने गिना था 18 या 22 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे हाथ खड़े किया कि हाँ ठीक है इनकी हत्या कर दो। उनको छोड़ के बाकी सारे लोग बोले कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो। पर लटक गया बीच में बात ये कि यार हत्या वाला भी बात है, मार दो करके। तो फिर मैं उनसे बात किया, उसके बाद तो रिहा कर दिए, बोले सबके सामने, बोले मीडिया वाले आए, मेरा नाम लिए, सब बोले इन लोग आए हैं, सब पत्रकार लोग आए हैं, ये ताऊ जी है, ये आए हैं सब, तो छोड़ देते हैं। तो उसके बाद 2-3 लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं ऐसा कैसे छोड़ देंगे, हमारे लोग अगर पुलिस के हाथ लगते तो लोग छोड़ देते क्या, ये लोग तो मार देते ना, आप कैसे छोड़ दोगे, ये तर्क देने लग गए। हम घबरा गए उस समय, तो यार पूरा गणित गड़बड़ हो रहा है। तो फिर वो नक्सली जो कमांडर थे उसको मैं बोला, देखिए, उनको समझाया अच्छे से, अगर ये स्थितियां होगी, आप मीडिया को बुला लिए हो, डेलीगेशन टीम बुला लिए हो, उसके बाद अगर मारने की बात करोगे तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। तो वो बोले नहीं नहीं ठीक है हम बात करते। फिर वो बात किए, बताए कि बोले नहीं ये जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर जी। में भी ऐसे ही हालत है, बस्तर जैसे हालत कश्मीर में भी है, आप लोग समझिए इस बात को। ये जवान भी यहाँ पर हम लोग को मारने नहीं आया था, उसकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी करने आया था। और पहली बार जैसे वो ड्यूटी बीजापुर को ज्वाइन किया, 10 दिन बाद उसको नक्सल ऑपरेशन पे भेज दिया गया था। तो सारी जी। चीजें बताई गई ग्रामीणों को। फिर तब जाके बोले हाँ चलो ठीक है फिर छोड़ दो। फिर उसके बाद भी हम थोड़ा सा डरे हुए थे कि यार साला कहीं रास्ते में कोई रोक के कुछ कर दिया। हम लोग 6-4 पत्रकार थे, 2-4 ही थे, इतने ही थे हमारे पास, और कोई सिक्योरिटी था नहीं हमारे पास। तो मैं बोला, फिर उनको बोला, जो नक्सली लीडर थी उनको बोला, देखिए दीदी, जब तक हम लोग तर्रेम ना पहुंच जाए, आप पे जन अदालत को लगा के रखिए, आप यहाँ से कोई आदमी लोग निकलना नहीं रहे। चाहिए। जी। हाँ लोग यहीं रहे हैं ताकि वहां पहुंच जाए। तो इस तरह से हम लोग तकरीबन शाम को 5:30 बजे जवान को लेकर वापस तर्रेम पहुंचे। कि एक बस्तर के पत्रकार जो कि ग्राउंड पर कवर कर रहा हर खबर को, तमाम चुनौतियों के बावजूद, आपका क्या, और आपने अपने साथी को खोया है जो कि आप रेगुलर आप सब एक साथ काम करते हैं, तो आपका क्या ये रहेगा कि मैसेज क्या रहेगा, या अपनी अगर बात रखनी हो प्रशासन से, सरकार से, और जिन मीडिया संस्थानों के लिए आप काम करते हैं, अगर एकदम संक्षेप में अगर अपनी बात बतानी हो कि क्या संदेश रहेगा। मैं मीडिया संस्थान, प्रशासन और सरकार से मेरी तो इतनी दरखास्त है कि हम पहले भी साथी खोए, अभी भी एक साथी खोए,
कम से कम आप हमारी जो जमीनी रिपोर्टिंग होती है, खबरों को संज्ञान में लिया करिए। हमें कुछ सुविधा दे ना दे, लेकिन संस्थान खबरों को उचित स्थान दे, उनसे निवेदन है। और सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि खबरों को संज्ञान में ले। मेरी सिर्फ दो चीजें कहना चाहूंगा, एक तो सरकार से और दूसरी मीडिया संस्थानों से। पहली बात सरकार से ये कि आप बस्तर में विकास कार्य करना चाहते हैं, यहाँ से नक्सलवाद को मुक्त करना चाहते हैं, तो आप विकास कार्य जो कर रहे हैं, आप ऐसे विकास कीजिए जिसमें करप्शन ना हो। आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई ना कोई पत्रकार उस करप्शन को निकालेगा बाहर। जी किसी पत्रकार को करप्शन के बारे में लिखने का मौका मत दीजिए, और किसी पत्रकार का करप्शन की वजह से मौत ना हो, यही प्रयास होना चाहिए अगर विकास कार्य कर रहे हैं। तो दूसरा, वो तमाम मीडिया संस्थान जिनके लिए बस्तर के पत्रकार काम करते हैं, उनसे मेरा एक ही अपील है कि जब भी आपके संस्थान से जुड़ा हुआ कोई पत्रकार जो खासकर बस्तर या कहीं भी जो युद्ध क्षेत्र है खासकर जहां काम करता है, वो किसी विपत्ति में है आपके संस्थान के लिए काम करने के दौरान, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, बेधड़क कीजिए, स्वतंत्रता के साथ कीजिए और डंके की चोट पे कीजिए कि वो पत्रकार मेरा संस्थान का कर्मचारी है, मेरा स्ट्रिंगर है या मेरा रिपोर्टर है। क्योंकि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो मीडिया संस्थानें सीधे मना कर देती है कि उसको तो हमने 1 महीना पहले ही निकाल दिया था, वो हमारे लिए काम नहीं करता है। तो क्योंकि ये ऑफिस दो में कभी चीजें एंट्री होनी होती ही नहीं चाहिए। है। पर्सनली आप लोगों की लाइफ में ये जो आपका वर्क फ्रंट है बस्तर में रिपोर्टिंग का, तो पर्सनली आपकी लाइफ में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के? एक अगर महीने हो गए पर्सनल घर 1 महीने हो गए घर नहीं जा पाया सीधा। गणेश जी आप भी मेरी फैमिली तो बताओ, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो बोलते हैं कि ये पत्रकारिता छोड़ दो, कहीं ठेला वेला लगा लेते हैं। साथ में मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ, वो डरते हैं, अब डरने लगे हैं, बस्तर के हालातों को देखकर डरने लगे हैं। बोले कि इसके अलावा भी बहुत सारा फील्ड है आपके करने के लिए, जी पर क्या करें अब छोड़ छोड़ भी नहीं सकते। लोगों से हमसे जो लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी है ना, हम छोड़ देंगे तो अपेक्षाएं भी मर जाएंगी। मैं जब घर में जैसे ही मुकेश वाला ये जो हत्या हुई मुकेश की, उसके बाद से मैं और मेरी मम्मी तीन ही लोग रहते हैं हम। उसने कहा छोड़ दे बेटा, ये सब कोई काम का नहीं है, देख रहे हो कैसे हो रहा है। पहले समझ में आता था, आप लोग नक्सलवाद तक जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, आईडी का डर रहता था, विस्फोट का डर रहता था, लेकिन वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन ये अब तो घर सीरियल के जिस अंदर, तरीके से घर के प्लान पास है। करके तुम्हारे साथी को मारा गया है, उसके बाद तो इतना भय का माहौल हो गया है घर में। आए दिन यही कह रहे हैं कि बेटा आप कुछ और करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप द क्विंट और जी क्विंट भाई। टीवी से जुड़े, और उम्मीद है कि आपके साथी मुकेश की जो हत्या हुई है उसमें उनको और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।